हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर्स। हाँ जी। तो इसमें कल हम 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं और ये उससे आगे वाला पार्ट है। ठीक है। तो जिन्होंने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो वाला पार्ट देख लीजिए। तो उसमें हमने क्या किया था बेसिकली कि जो किताबें हैं उनको छोटे छोटे निमोनिक्स बना के या कुछ हल्की छोटी मोटी ट्रिक्स बना के हमने उसको याद करने की कोशिश करी थी। ठीक है। तो अब जो किताबें कल पूछी गई हैं वो कुछ आगे और भी एग्जाम से पूछी गई हैं। तो हमने पहले उनको पढ़ लिया है और उनकी छोटी मोटी ट्रिक्स भी बना ली हैं। तो वो जब आगे आएंगी तो हम उनको जल्दी से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। तो निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद जी है ना। तो ये क्या है? ये है गोदान। इनके कुछ और भी है। गोदान है, गबन है। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। तो ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद कुछ और भी किताबें दी हैं, जैसे क्या है, अगली है गुनाहों का देवता। अब इसको आप कैसे याद करोगे? ये है धर्मवीर भारती जी की बुक। अब जो सब देवी देवता होते हैं ना वो कहाँ होते हैं? ज़्यादातर भारत में होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लिंक कर सकते हो आप। तो गुनाहों का देवता किसने लिखी है? धर्मवीर भारती ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है कितने पाकिस्तान। अब कितने पाकिस्तान ये किताब आपको यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है, लेकिन ये आपको आगे भी मिलेगी जो कि क्वेश्चन के रूप में डायरेक्ट पूछी गई होगी। ठीक है। तो इसको ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपका कमलेश्वर ने। ठीक है। तो ये जो कमलेश्वर जी हैं इनकी ये बुक है, इसको आप याद कैसे करोगे? अब कितने पाकिस्तान हैं? ठीक है। कितने पाकिस्तान बनने वाले हैं ये किसको पता है? ये हमको नहीं पता, ये ईश्वर को पता होगा। हाँ जी। तो इसको ईश्वर से कर लो याद। कितने पाकिस्तान है हमको नहीं पता, किसको पता है? ईश्वर को पता है, तो कमलेश्वर। ये इस तरीके से कुछ लिंकअप हो जाएगा। अच्छा। नेक्स्ट है राग दरबारी। ये किसकी है? ये है राग दरबारी विख्यात बुक श्री लाल शुक्ल जी की। ठीक है। तो अब इसको आप कैसे करोगे याद? श्री लाल शुक्ल, राग दरबारी। राग दरबारी, अच्छा अगर आपको याद हो तो एक पहले गुटखा आती थी राज दरबार के नाम से। राज दरबार। ठीक है। जब उसको खाते थे तो पूरा मुंह लाल लाल हो जाता था। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हो, श्री लाल राग दरबारी। ठीक है। या फिर इसका कुछ और भी आप बना सकते हो, जैसे कि राग दरबारी जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मान के चलो सितार वगैरह हैं जिनमें क्या होते हैं, जिनमें स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग यानी कि तंतु, जो तान बोलते हैं आप, वो वाली चीज़। तो जब आप उसको बजाते हैं कभी कभार तो उससे उंगलियां कट जाती हैं, बार बार उसको आप हिट करते हो तो उंगलियां कट जाती हैं, तो उससे क्या निकलता है? उससे खून निकलने लगता है, तब भी क्या होते हैं, तब भी थोड़ा सा लाल हो जाता है नहीं? ठीक है। राग दरबार श्री लाल। तो ये आपको याद हो गया होगा। ये बुक आपको फिर आगे भी मिलने वाली है तो आपका बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? रिवॉल्यूशन 2020 उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? चेतन भगत। चेतन भगत जी की 7-8 किताबें हम कल पढ़ चुके हैं। अच्छा, इनका क्या तरीका था? इनका तरीका ये था कि इनकी किताब में कहीं ना कहीं कोई नंबर छुपा होता है, जैसे यहाँ पे क्या है 2020। ठीक है। तो ये किसकी है? चेतन भगत जी की। और क्या थी इनकी? अच्छा, एक था इनका टू स्टेट्स। दूसरा क्या था? 400 दिन, 400 डेज। 5 पॉइंट संवन, ये भी थी। और क्या थी इनकी? ए नाइट या वन नाइट एट कॉल सेंटर। ये सारी किताबें इनकी हम पहले पढ़ चुके हैं। और क्या था इसके अलावा? इसके अलावा इनकी एक फेमस बुक है हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है। और 11 रूल्स ऑफ लाइफ, कुछ ऐसा नाम था, है ना? 11 रूल्स ऑफ लाइफ। तो आप देख रहे होंगे कि इनकी सभी किताबों में कहीं ना कहीं एक नंबर दिया होता है। तो आप इस नंबर को दिमाग में रखना कि अगर कहीं किताब में कोई नंबर दिया गया है तो मतलब क्या है, मतलब ये किताब कहीं ना कहीं संभावना है कि चेतन भगत जी की हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाला भी हो ही गया, रिवॉल्यूशन 2020, इसमें भी क्या है 2020 एक नंबर दिया गया है। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
वेटिंग फॉर अ वीजा, वीजा के लिए इंतजार करते हुए। अच्छा, वीजा के लिए इंतजार किसने किया था, पता है आपको? एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। वेटिंग फॉर वीजा, ये किसकी बुक है? ये है भीमराव अंबेडकर जी की। ये कुछ ऐसी कहानी है इसमें कि अंबेडकर जी जब वो भारत से बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो उनका वीजा वीजा कुछ बन नहीं रहा था, है ना। तो उनको वीजा के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। तो ये बुक उसी के ऊपर बेस्ड है, वेटिंग फॉर अ वीजा। तो वीजा किसको लगवाना था? अंबेडकर जी को, जब वो देश से बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, आनंद मठ। अब ये तो बहुत फेमस है। आनंद मठ उपन्यास किसका है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी का। अच्छा, ये नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है कि ये बुक कौन सी भाषा में लिखी गई है। अच्छा, अब बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो कहाँ के थे? ये थे पश्चिम बंगाल के। अगर पश्चिम बंगाल में है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ की भाषा कैसी है? वहाँ की भाषा है बंगाली। तो वो उसी भाषा में उन्होंने ये किताब को लिखा है। कौन सी भाषा में? बंगाली। ठीक है। तो आनंद मठ कौन सी भाषा में लिखी गई? आनंद मठ आपकी लिखी गई बंगाली भाषा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, माई स्टोरी, ये बुक कल पूछी गई थी, कल 2 बार आ चुकी है ये बुक, अब ये तीसरी बार है। कहीं सीजीएल में पूछी गई है, कहीं सीपीओ में पूछी गई है, उसके बाद कहीं एसएससी जीडी में पूछी गई है, यानी कि बहुत सारे एग्जाम में किताब पूछी गई है। माई स्टोरी किसकी बुक है ये है कमला दास की। कैसे याद किया था हमने इसको? हमने किया था कि भाई अपनी स्टोरी, खुद की स्टोरी लिख के उन्होंने कमाल कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से याद की थी हमने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है? अब मुल्कराज आनंद की बहुत सारी किताबें हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सी किताब है उनकी, देखते हैं जरा। द गाइड। अच्छा, पहले तो आंसर दिया होगा इसमें कहीं। हाँ, कौन सी है? अनटचेबल, और द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, और कुली। अच्छा, तो देखो जरा, कुली दिया है, इन्हीं की किताब है। द स्वॉर्ड एंड द सिकल्स, ये किताब भी इन्हीं की है। उसके बाद द गाइड, गाइड को हम कल पढ़ चुके हैं। गाइड को कैसे याद किया था कि नारायण से अच्छा गाइड कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो द गाइड एक इनकी है, ये है नारायण जी की। उसके बाद द स्वॉर्ड एंड द सिकल और द कुली, ये किसकी है? ये है आपके मुल्कराज आनंद की। अच्छा, इनकी कुछ और भी किताबें थी क्या? अनटचेबल हो गया, कुली हो गया, एक थी सेवन समर्स। ठीक है, उसके बाद क्या था? एक्रॉस द ब्लैक वाटर, यानी कि कुछ काले पानी की सजा जैसा, है ना, ब्लैक वाटर। और क्या था इनका? और इनकी बुक थी द विलेज। और क्या था? और थी इनकी किताब डेथ ऑफ ए हीरो। हाँ, डेथ ऑफ ए हीरो। तो इतनी सारी किताबें इनकी, ये सारी किताबें हम कल पढ़ चुके हैं। तो ये केवल और केवल आपका रिवीजन है। रिवीजन के तौर पे ही हम इन किताबों को यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता की है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है। किसने किया था ये है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी, अफ्रीकी या अफ्रीका के गांधी, ठीक है, अफ्रीकी गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों जाना है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने भी महात्मा गांधी की तरह अपने देश में कई सारे आंदोलन किए थे, भूख हड़ताल की थी, कई बार ये जेल भी गए थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ऐसा जेल भी काटा है। तो ऐसा कुछ है। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो बहुत लंबा रास्ता तय किया है फ्रीडम के लिए। किसने किया है? नेल्सन मंडेला जी ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की किताब कौन सी है? अच्छा, ये सेंचुरी इज नॉट एनफ, यानी कि एक शतक लगाने से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये किसकी किताब है? ये है सौरभ गांगुली जी की। अच्छा, प्लेइंग इट माई वे,
प्लेइंग इट माई बे, किसकी बुक है ये? कल पढ़ चुके हैं हम, सचिन तेंदुलकर। ठीक है। अच्छा, और दूसरा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी कि सीधा दिल से कोई बात करिए, है ना। ये किसकी बुक है? ये भी एक बहुत फेमस क्रिकेटर है। कौन? कपिल देव जी, कपिल देव। ठीक है, ये इनकी बुक है। अच्छा, ये पता नहीं हमने कल पढ़ी है कि नहीं, तो अगर नहीं पढ़ी तो इसको याद कैसे करोगे? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी कि वो सीधा दिल से खेलते हैं, मतलब पूरा मन लगा के खेलते हैं, पूरी अपनी बोलते हैं हार्ट एंड सोल लगा के, पूरी आत्मा लगा देते हैं खेल में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर खेलेंगे कोई तो फिर क्या होगा? जीतना तय है। यानी कि हमने 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था वो कपिल देव की कप्तानी में जीता था, तो इसको वहां से लिंक कर लो। अगर आप पूरे मन से खेलोगे तो क्या होगा? आप वर्ल्ड कप लेके आओगे। वर्ल्ड कप कौन लेके आया था सबसे पहले? 1983 में कपिल देव। ठीक है, उसके बाद और एक और थी अ, युवराज सिंह की। क्या नाम था इसका? आप बताओ जरा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मीन काम्प, या इसको पढ़ेंगे माइन काम्प, कुछ भी पढ़ लो इसको। ये किस विश्व विख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह, बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी जिसने काफी लोगों को मार दिया था या मरवा दिया था। अच्छा, अब इसको याद कैसे करोगे? इसको ऐसे कर लो याद। ये लिखा है काम्प, मेन काम्प है ना। तो जिसको देख के व्यक्ति क्या करते थे? कांपने लगते थे, कांपना। तो कांपेंगे किससे? जो व्यक्ति बहुत खतरनाक होगा, बहुत डरावना होगा, है ना, किसी को भी मार दे। तो कौन था वो था एडोल्फ हिटलर। तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है परमहंस योगानंद। ठीक है। अच्छा, इनको योगी योगानंद भी बोलते हैं, योगी योगानंद। ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या नाम है इसका? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, किसी योगी की आत्मकथा। तो इसको सीधा लिंक कर लो आप योगी योगानंद से, है ना। अब योगी की जो आत्मकथा है वो कौन लिखेगा? कोई योगी व्यक्ति लिखेगा। तो योगी योगानंद से ऐसे लिंक कर लोगे आप, तो हो जाएगी यार। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, पुस्तक की लेखिका कौन है? ये है प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, उनकी शादी कहाँ हुई थी? अमेरिका में, है ना। चलिए, तो जब इनकी शादी हुई थी तो लगा लोगों को कि अब ये चली गई अमेरिका तो अब इनका फिल्मों में काम करना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन ये इन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अनफिनिश्ड। ठीक है, अभी मैंने फिनिश नहीं किया है, अभी मैं फिर से फिल्मों में काम करूंगी। तो इसको ये केवल एक कहानी के तौर पर है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि इन्होंने अभी फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया है, भले ही इनकी देश से बाहर शादी हो गई है लेकिन अभी भी ये फिल्मों में काम करती हैं। तो इन्होंने अभी फिनिश नहीं किया है, अनफिनिश्ड। ठीक है, तो कौन है? प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? अच्छा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये हम अभी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। जो डायरेक्ट मन से खेलेगा तो वर्ल्ड कप लेके आएगा। वर्ल्ड कप कौन लेके आया था सबसे पहले? 1983 में कपिल देव जी। ठीक है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बुक है? ये है कपिल देव की। नेक्स्ट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। अच्छा, ये हम पढ़ चुके थे, जैसे अभी क्वेश्चन पढ़ा था मैं थोड़ी देर पहले। मैंने आपको कहा था कि युवराज सिंह की कौन सी बुक है? युवराज सिंह की बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना। इसको हमने कैसे लिंक किया था? इसको हमने ऐसे लिंक किया था कि युवराज सिंह क्रिकेट खेलते थे, फिर उनको बीच में कैंसर हो गया, फिर कैंसर के बाद उन्होंने खेलना बंद कर दिया, फिर धीमे धीमे कैंसर से रिकवर हुए, उसके बाद उन्होंने खेलना फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, तो ज़िंदगी क्या कर रही है? ज़िंदगी उनका टेस्ट ले रही है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि ज़िंदगी के टेस्ट कैसे? कैंसर वैंसर हो गया, बंद हो गया गेम, फिर शुरू हो गया। इस तरीके से आप इसको लिंक कर लोगे। ठीक है। प्लेइंग इट माई बे, ये किसकी है? ये हम पढ़ चुके हैं, सचिन तेंदुलकर।
सचिन तेंदुलकर। खेलने का तरीका सबसे अच्छा किसका है? सचिन तेंदुलकर जी का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम है। तो प्लेइंग इट माई वे, तो खेलने का उनका कुछ अलग तरीका होगा, कुछ अलग तरीके से खेलते होंगे वो, तो इसलिए उन्होंने इतना अच्छा रिकॉर्ड्स बनाए हैं और इतना अच्छा करियर भी उन्होंने इसमें सेट किया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, क्रिकेट डिलाइटफुल, तो ये तो गलत हो जाएगी ना। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? ये बीवीएस लक्ष्मण की। ठीक है। अच्छा, तो फिर बीवीएस लक्ष्मण की है कौन सी बुक? इनकी आत्मकथा का नाम है क्या फिर? इनकी आत्मकथा का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड। क्या मतलब है इसका हिंदी में? इसका मतलब है 281 रन और उससे भी ऊपर। एक मैच हुआ था तो उन्होंने जिसमें 281 रन बनाए थे। ठीक है। तो वो कहते हैं कि 281 बनाए और मैं इसके ऊपर भी बनाऊंगा, इसके बियॉन्ड भी जाऊंगा। तो कौन थे ये? बीवीएस लक्ष्मण। ठीक है। चलो, उसको लिंकअप कर लोगे आप। फिर इनकी बुक क्या है? 281, इसको नोट कर लीजिए आप, 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है। अच्छा, क्रिकेट डिलाइटफुल, ये किसकी है? ये है मुश्ताक अली। अच्छा, मुश्ताक अली का नाम सुना है आपने? ये बेसिकली बहुत पुराने क्रिकेटर हैं। आज़ादी से पहले जब क्रिकेट होता था 1935-36 के आसपास, 40 के आसपास, तब उस टाइम पे खेलते थे ये। कौन? मुश्ताक अली। तो इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है क्रिकेट डिलाइटफुल। अच्छा, अब उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज तो था नहीं जितना अब है। तो क्रिकेट को वो खेलते थे डिलाइटफुल, मतलब खुशी से खेलते थे। जितना खेल पा रहे हैं उतना खेल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आईपीएल नहीं हो रहे, टी20 नहीं हो रही, तो जितना होता था उतना खेलते थे वो। तो डिलाइटफुल से कर लो यार। डिलाइटफुल क्रिकेट कौन खेलता है? ये खेलते हैं मुश्ताक अली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है? अच्छा, ट्रेन टू पाकिस्तान न्यू है। द शेडो ऑफ लाइन्स अभी नहीं पढ़ा अपन ने। द नेमसेक नहीं पढ़ा। मालगुडी डेज ये भी नहीं पढ़ा। ठीक है। चलो, अब देखो जरा, द नेमसेक ये किसकी बुक है? ये है झुम्पा लाहिड़ी जी की। ठीक है। और ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसकी है? ये खुशवंत सिंह। मालगुडी डेज ये किसकी है? आर के नारायण। अच्छा, नारायण की कोई और बुक है क्या जो हम पढ़ चुके हैं पहले? हाँ, द गाइड। कैसे की थी अपन ने याद? नारायण से अच्छा गाइड कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी कौन सी आ गई है? दूसरी आ गई मालगुडी डेज। अच्छा, अब इसको आप कैसे करोगे याद? मालगाड़ी होती है लगेज ट्रेन बेसिकली, जिसमें पैसेंजर, एक होती है पैसेंजर ट्रेन जिसमें यात्री बैठ के जाते हैं, दूसरा होती है लगेज ट्रेन जिसमें कोयला भर के जा रहा है, पेट्रोल है, कुछ भी है, सामान जा रहा है, उसको बोलते हैं मालगाड़ी, है ना। तो मालगाड़ी से लिंक कर लो आप इसको नारायण से। ये जो मालगाड़ी होती है उसमें बैठ के यात्रा कौन करते हैं? नारायण करते हैं। कुछ भी लिंक कर लो आप, जिससे बस आपके दिमाग में ये बनी रहे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद द शेडो ऑफ लाइन्स ये किसकी है? अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है। तो चलो इसको याद करते हैं बारी बारी से। पहले कौन सी है? पहले यहाँ से करते हैं द शेडो लाइन्स। ठीक है। अब वो शेडो लाइन्स, इसका कुछ हिंदी में क्या निकल रहा है? शेडो यानी कि परछाई, और लाइन्स क्या है? पंक्ति, है ना। एक लंबी सी पंक्ति बन रही है कोई, एक शेडो बन रही है लाइन्स की, है ना। ये किसकी है? अमिताभ घोष की। अब इसको आप कैसे याद करोगे? अमिताभ बच्चन की हाइट कितनी लंबी है? बहुत लंबी हाइट है उनकी, है ना, बहुत लंबी है वो। जब उनकी शेडो बनती होगी तो एक लंबी सी लाइन बन जाती होगी, है ना। तो शेडो लाइन, इसको आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो कि अमिताभ बच्चन की जो शेडो बनती है वो एक लाइन के रूप में बनती है, बहुत लंबी सी। तो क्या हो जाएगा? शेडो लाइन। ठीक है। अच्छा, अब मालगुडी डेज। अब या तो इसको ऐसे कर लो कि नारायण जो हैं वो किसमें बैठते हैं? मालगाड़ी में बैठते हैं, या ऐसे कर लो इसको यार कि जो पहले कृष्ण जी थे, जो नारायण थे, तो वो
महाभारत में आपको याद है कि अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे, ठीक है। तो पहले रथ चलते थे, अब क्या चलती हैं, अब ट्रेन चलती हैं। तो अब वो ट्रेन में तो उनको जगह नहीं मिलेगी, है ना। तो किस में बैठते हैं, वो बैठते हैं मालगाड़ी में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो याद। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान। अच्छा, अब वो जैसे सपोज करो कि इंडिया से पाकिस्तान के लिए कोई ट्रेन चलने लगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया से पाकिस्तान की ट्रेन जा रही है तो इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो गया, सुलह हो गई है। जैसा कि मुश्किल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर हाँ मान लेते हैं। तो अब ट्रेन जा रही है, यहाँ से लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, मतलब क्या है, दोनों देशों में सुलह हो गई है। अगर दोनों देशों में सुलह हो गई है तो ये कैसी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। तो खुशवंत सिंह, अगर ट्रेन शुरू हो जाए पाकिस्तान के लिए तो क्या हो जाएगा, ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, पिंजर। पिंजर एक उपन्यास किसका है, ठीक है। तो पिंजर उपन्यास है अमृता प्रीतम जी का। अब आप इसको कैसे करोगे यार, पिंजर से कर लो पिंजरा, क्या कर लो, पिंजरा, केज, है ना। अब इसमें हम किसको कैद करते हैं, पिंजरे में रखते हैं हम कोई बहुत अच्छी चीज़ जो हमको प्रिय हो। तो या तो ऐसे कर लो कि पिंजरे में हमने अमृत को रखा हुआ है, ऐसा कर सकते हो। या फिर ऐसा कर लो कि जो हमें बहुत प्रिय है, यानी कि जो जिससे हमको बहुत लगाव है, प्रीतम बोलते हैं जिसको हम। तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने पिंजरे में कैद कर लिया है, अब वो भाग के कहीं जा ही नहीं सकता, इस तरीके से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो हम कल ही पढ़ चुके हैं इसको, विंग्स ऑफ फायर, आग में पंख लगाए थे, यानी कि जब मिसाइल मैन बोलते हैं ना इनको, तो जब मिसाइल जाती है ऊपर तो आग लगती है उसमें पीछे की साइड से और वो उड़ती हुई जाती है। इस तरीके से हम कल इसको याद कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये सुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय हम कल पढ़ चुके हैं। सुटेबल बॉय किसकी बुक है, विक्रम सेठ। एक और बुक थी अनसुटेबल बॉय, ये किसकी थी, अनसुटेबल, ये थी करण जौहर, ठीक है। कल पढ़ चुके हैं ये चीजें हम। तो जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा वो एक बार देख लेना उसको, अगर वो आप देख लोगे तो इसमें से बहुत सारी किताबें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला था। ए आर रहमान, बहुत बड़े सिंगर हैं इंडिया के, ठीक है, ए आर रहमान। नेक्स्ट, एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है। अच्छा, यह है जॉर्ज ऑरवेल। अब वो इसको आप कैसे करोगे यार, अब एनिमल फॉर्म खोल लिया आपने सपोज, इसमें क्या है, गाय होंगी, भैंस होंगी, बकरी होंगी, है ना। अच्छा, एक इसको से कर लो यार, बैल से कर लो, है ना। बैल भी क्या होता है, जानवर ही होता है ना, एनिमल फॉर्म। तो आपने फॉर्म खोल लिया तो आप कह रहे हो कि फॉर्म तो खोल लिया, अब हमको और बहुत सारे बैल चाहिए, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल, केवल याद करना है बस, कैसे भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है, महात्मा गांधी की आत्मकथा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इतना ही आता है ये, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे प्रयोग किए थे, है ना, सत्याग्रह वगैरह। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं इसको, तो इस पर ज़्यादा टाइम देंगे नहीं अपन। नेक्स्ट, मुल्क राज आनंद पे कितनी किताबें पूछेगा ये, बहुत सारी किताबें पूछी गई हैं, फिर से आ गए वो वही अनटचेबल, है ना। क्या और क्या था, सेवन समर्स, और क्या था, द विलेज, और क्या था, डेथ ऑफ ए हीरो, ठीक है। तो ये पढ़ चुके हैं बहुत बार, आगे बढ़ते हैं चलो। नेक्स्ट, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये किसकी है, सलमान रश्दी की। सलमान रश्दी की किताब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो और क्या था इनका, मिडनाइट चिल्ड्रन के अलावा द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, एक और थी ग्रिम्स, ग्रेम्स,
इसको कैसे किया था हमने याद, इसको किया था गरम से, यानी कि सलमान खान को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है वो। ठीक है, तो द गोल्डन गेट है, ग्रिम्स है। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट मतलब पूर्व में पश्चिम में सब जगह घर है सलमान खान के। अच्छा, ये कैसे किया था गोल्डन गेट, सलमान खान बहुत पैसे है उसके पास, तो उसका गेट कैसा है, उसका गेट सोने का है। अच्छा, सैटेनिक वर्सेस, सैटेनिक वर्सेस, ये भी किसकी है, सलमान खान की, जिसमें पैगंबर के ऊपर कोई कमेंट लिखा था इनने, याद है आपको। फिर पूरे विश्व में इनके खिलाफ मुसलमानों ने फतवा जारी कर दिया था और बहुत सारी धमकियां भी मिली थी इनको। तो ये वाली बुक है सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। विंग्स ऑफ फायर फिर से आ गया, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, अगर पाकिस्तान के लिए ट्रेन चलने लग जाए इसका मतलब क्या है कि भारत और पाकिस्तान में भी सब कुछ ठीक हो गया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी बुक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये है अरुंधति रॉय। इस बुक को सबसे पहले मैन बुकर पुरस्कार मिला था, मैन बुकर पुरस्कार, आई थिंक ये 1998 में मिला था, 1998 में। ठीक है, तो अरुंधति रॉय के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अच्छा इसको याद कैसे करोगे आप, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का भगवान, कुछ ऐसा सेंस बैठ रहा है हिंदी में, है ना। अब छोटी छोटी चीज़ों को भगवान से मांगते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, है ना। तो ये किसका काम है, ये अरुंधति रॉय का काम है, अरुंधति। ये इसको आप कैसे करोगे, इसको आप लिंक कर दो किसी भी तरीके से, अरुंधति अंधेरे से कर सकते हो, है ना, या रोने से कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लेना इसको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी उपन्यास राग दरबारी, अभी पढ़ा था हमने राग दरबारी, राग दरबार को पढ़ा था राज दरबार से, राज दरबारी गुटखा आती है एक, जिसको खाते हैं तो मुंह कैसा हो जाता है, आपका मुंह पूरा का पूरा लाल हो जाता है। या फिर ऐसे किया था, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो होते हैं राग दरबारी, दरबारी कवि, तो पहले वो राजाओं को खुश करने के लिए बजाते थे, कोई तबला बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, तो जब वो बजाते हैं तो हाथों से जो स्ट्रिंग होती हैं वो काट देती हैं हाथों को, और उनसे ब्लड निकलता है, तो वहां से भी लाल हो जाते हैं हम, ऐसे कर सकते हो। फिर से आ गई है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी बुक है, अरुंधति रॉय की। नेक्स्ट, अमृता प्रीतम, अच्छा अभी पढ़ा था हमने, पिंजरे में हमने किसको बंद किया था, अमृत को बंद किया था, या हमने पिंजरे में किसको बंद किया था, प्रीतम को बंद किया था। ठीक है, तो पिंजर किसकी है, पिंजर है अमृता प्रीतम जी की। नेक्स्ट, आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का जो शीर्षक है अमर जीवन था, जो 1876 में प्रकाशित की गई थी। तो इसका आंसर है रास सुंदरी देवी। अच्छा, ये भारतीय महिला थी पहली जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, और बंगाली में लिखी। ठीक है, अच्छा, तो और शीर्षक क्या था, शीर्षक था अमर जीवन, इसका मतलब होता है हमारा जीवन। ठीक है, अच्छा अब इसको आप याद कैसे करोगे, पहली बार किसी लेडी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है, तो ये कैसा काम किया है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर काम किया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हो, पहली बार आत्मकथा लिखना कैसा काम है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर काम है, और बहुत सुंदर काम है, तो राज सुंदरी देवी। चलिए नेक्स्ट, हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, किस उपन्यासकार के द्वारा लिखा गया। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स मतलब एक पैलेस है, एक महल है, किसका, इल्यूजन्स का। इल्यूजन्स क्या होता है, ये होते हैं भ्रम, भ्रम का महल, कुछ ऐसी इसकी हिंदी होगी, है ना। अच्छा, तो नाम क्या है, चित्रा बनर्जी। अब देखो, जब कभी आपके दिमाग में कोई भ्रम होता है, कोई इल्यूजन्स होते हैं, तो क्या होता है, आपके दिमाग में अलग अलग छवि बनती है, अलग अलग चित्र बनते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो जब आपको कोई भ्रम होगा,
तो क्या होगा, आपके दिमाग में नए नए चित्र बनेंगे। चित्र बनना तो क्या हो जाएगा, चित्रा बनर्जी। अगर आपको याद हो तो चित्रा बनर्जी की एक बुक हम कल भी पढ़ चुके हैं, है ना। बताओ क्या नाम है उस बुक का। नेक्स्ट, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, ये किसकी बुक है। ये है खुशवंत सिंह। अच्छा, खुशवंत सिंह की बुक हमने अभी पढ़ी है, क्या नाम था उसका, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की ट्रेन जाएगी तो क्या होगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, हाँ भाई पाकिस्तान में भारत में दोस्ती हुई। इनकी एक बुक और कौन सी थी, याद आया कि नहीं आया, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, एक ही डी आएगा ना, गॉडेस, यानी कि देवी के सामने जाने से पहले, बिफोर मतलब पहले, बी विजिट द गॉडेस, जब हम देवी के सामने जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाने से पहले क्या करते हैं, दिमाग में छवि बनाते हैं, अच्छा देवी की मूर्ति ऐसी होगी, है ना, इस तरीके से। ये बुक को हम कल पढ़ चुके हैं, ये पूछी गई है, बिफोर बी विजिट द गॉडेस। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। दोनों किताबें किसकी हैं, दोनों किताबें हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरनी जी की, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, किसकी है ये, खुशवंत सिंह की। कैसे करोगे याद, ट्रुथ क्या है, सच्चाई है, लव मतलब प्रेम है, लिटिल मेलिस, मेलिस क्या है, थोड़ा सा बुरा भाव, है ना। तो जिंदगी में क्या है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सच्चाई बोलते व्यक्ति झूठ भी बोलता है, खुशी भी लगी हुई है, सुख दुख सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह, ये सब के होते हुए भी क्या करना चाहिए व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं यार। नेक्स्ट, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसकी है, दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक ड्रेन थ्योरी भी दी थी, ड्रेन थ्योरी, याद है आपको, क्या था कि जो विदेशी लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज भारत से किस तरीके से पैसे को बहाकर विदेश ले जा रहे हैं, अपने देश में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ ले कभी कि ड्रेन थ्योरी किसने दी, तब भी क्या आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। और पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये सबको याद होगी ये पहले से, क्या आंसर है इसका, दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे, फिर से आ गया सचिन तेंदुलकर। अच्छा, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, यानी कि पृथ्वी लाल हो रही है, लाल पृथ्वी, और उसमें क्या कर रहे हैं हम, बारिश करवा रहे हैं, है ना। और मतलब क्या होता है, डालना, ठीक। तो पृथ्वी गर्म हो गई गर्मी के मारे, और उस पर थोड़ा सा बारिश की जा रही है, ये किसकी है, विक्रम चंद्रा की। अगर पृथ्वी गर्म होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, उसके बाद क्या आता है, बारिश का मौसम आता है। और ये किसकी वजह से आता है, ऐसा मानते हैं अपन कि भाई जो बारिश करवाता है, तो बारिश करवाने का काम किसका है, इंद्र जी का है। तो इंद्र और चंद्र दोनों लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये जो एग्जाम है ये कौन सा है, एसएससी फेज 11, 2023 में हुआ था एसएससी का फेज 11। अभी कुछ टाइम पहले हुआ है एसएससी का फेज 12, कब हुआ है ये, 2024 में। तो इस एग्जाम में भी जो किताबें पूछी गई हैं वो भी हमने इसमें शामिल करी हैं, आगे आपको मिल जाएंगी। चलिए, फास्टिंग और फीस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका कौन है। फास्टिंग क्या होता है, फास्टिंग होता है व्रत रखना, और फीस्टिंग क्या होता है, फीस्टिंग होता है खाना। अब ये जो व्रत रखना है, खाना पीना है, ये क्या है, ये पूरे देश में होता है, अपने यहाँ सभी लोग लगभग व्रत रखते हैं, कभी ना कभी रखा होगा आपने भी। फास्टिंग और फीस्टिंग ये पूरे देश में होता है, देसाई से कर लो इसको, अनीता देसाई, ठीक है। या फिर इसको आप कर सकते हो नीता अंबानी से, है ना, वो भी क्या करती हैं, वो भी फास्ट रखती हैं, उसके बाद फिर खाना खाती हैं। फास्टिंग फीस्टिंग किसकी बुक है, अनीता देसाई की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबा रास्ता तय करना, ये तय किसने किया था, इधर महात्मा गांधी जी ने किया था, और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने किया था। तो क्या बोलते हैं इनको, अफ्रीकी गांधी बोलते हैं इनको, अफ्रीकी गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्स मशीन,
आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे ज्यादा सिक्स किसने मारे हैं? एक ही व्यक्ति है, क्रिस गेल। ठीक है, खड़े खड़े छक्के मारता है वो। चलो, ये तो सबको याद होगा पहले से ही, अगर नहीं हुआ, हुआ होगा पहले तो अब हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा छक्के कौन मारता है? सिक्स मशीन कौन है? सिक्स मशीन है क्रिस गेल। नेक्स्ट, संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा? अच्छा, मून वॉक क्या है? मून वॉक एक डांस का फॉर्म है, डांस करते हैं ये मून वॉक। जब डांस होता है ना, तो उसमें एक स्टेप है मून वॉक। और ये मून वॉक को किसने इजाद किया था? सबसे पहले किसने किया था? ये किया था माइकल जैक्सन ने। ठीक है, तो ये फेमस है इसके लिए, और ये काफ़ी बड़े डांसर भी रह चुके हैं माइकल जैक्सन। कौन सा उपन्यास सलमान रश्दी ने लिखा? फिर से आ गया सलमान रश्दी। द सैटेनिक वर्सेस, वही वाला है जो जिसके खिलाफ इनके खिलाफ जब फतवा जारी किया गया था, तो इसी उपन्यास के बाद जारी किया गया था, और इनको बहुत सारी धमकियाँ दी गई थी। और क्या किताब है इनकी? एक है ग्रिम्स, ग्रिम्स। ठीक है, और कौन सा है? मिडनाइट चिल्ड्रन, अभी पढ़ी हमने थोड़ी देर पहले, मिडनाइट चिल्ड्रन। और कौन सी है इनकी? द गोल्डन गेट। और कौन सी है इनकी? ईस्ट वेस्ट। तो बहुत सारी किताबें हैं इनकी। ठीक है, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। इनमें से कोई सी भी किताब वो आपसे कभी भी पूछ सकता है। कोई और भी किताबें क्या है इनकी? हाँ, और भी किताबें हैं। द मूर्स लास्ट शाई, है ना? कोई व्यक्ति था ना मूर, जिसकी उम्र दुगनी तेजी से बढ़ रही थी, तो क्या हो रहा था? वो चिंता में था। ठीक है, द मूर्स लास्ट शाई। अच्छा, इनकी एक किताब और है, मेडिटेशन, मेडिटेशन आफ्टर एन मर्डर, है ना? नाइफ, इसका नाम क्या है? बुक का नाम है नाइफ। और ये इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर है ये, आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। ये भी किसकी है? ये भी सलमान रश्दी जी की है। अच्छा, मूर स्लश साई ये हम कल कर चुके हैं, ईस्टर्न गेस्ट, ईस्ट वेस्ट कर चुके हैं। द गोल्डन गेट ये भी हो गई है, मिडनाइट चिल्ड्रन ये भी हो गई है, ग्रिम्स भी हो गई है, द सैटेनिक वर्सेस भी हो गई है। इसको और ऐड कर लेना। अच्छा, अब इसको याद कैसे करोगे आप? याद है सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी थी सोते हुए लोगों के ऊपर, फुटपाथ पर सो रहे थे तब, है ना? तो हालांकि इसने चाकू से नहीं मारा था, इसमें दिया है नाइफ, ये छोड़ दो आप। मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, मतलब मर्डर हो गया उसके बाद क्या कर रहा है वो योगा कर रहा है, ये कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हो, सलमान खान ने मर्डर किया और उसके बाद वो योगा करने चला गया ताकि उसका मन शांत हो जाए। नेक्स्ट, किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा है रागमाला? ठीक है, रागमाला किसकी है? ये है रविशंकर जी की। अच्छा, अब इसको आप याद कैसे करोगे? रागमाला, जो शंकर जी हैं वो माला पहनते हैं किसकी? खोपड़ियों की माला, है ना? तो उसको ऐसे कर लो, माला से याद हो जाएगा आपको शंकर। तो रागमाला किसकी है? ये रविशंकर जी की है। नेक्स्ट, तारीख ए फिरोजशाही, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। हमने किसी की तारीफ करी थी, किसकी? फिरोज की तारीफ करी थी, बरनी भर भर के। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी जी की आत्मकथा है? मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी है ये एक एक्टर थे बलराज साहनी, आप सर्च करना गूगल पे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेरी फिल्मी आत्मकथा। अब ये चूंकि एक्टर थे तो फिल्म आएगा इनकी आत्मकथा में, और अपने नाम से कुछ इनका लिंक हो पा रहा है क्या? मेरी आत्मकथा। अच्छा, मेरी आत्मकथा थी, माई स्टोरी थी एक, माई स्टोरी, मेरी कहानी। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी कमला दास ने। ठीक है,
अच्छा, एक और थी कल, कौन सी थी? माई लाइफ। ये किसकी थी? माई लाइफ, मेरा जीवन। ये थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन सी है? ये है आपकी मेरी फिल्मी आत्मकथा। तो किसी फिल्मी व्यक्ति के द्वारा होगी, कोई एक्टर ही होगा इसमें। एक्टर कौन है? बलराज साहनी, ठीक है। अब इसको कैसे कर लो आप, जिसका राज चलता है, जिसमें ताकत है, बल है, वो अपनी खुद की आत्मकथा लिख सकता है। ऐसे कर सकते हो। बेसिकली दिमाग में सेट होना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, फिर ये आपको अपने आप ही रट जाएगी। चलिए, ये सूटेबल बॉय फिर से आ गई है, विक्रम सेठ। अनसुटेबल बॉय अब लिख नहीं रहा मैं, अनसुटेबल बॉय कौन है? करण जौहर। नेक्स्ट, कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवियत्री कमला दास के द्वारा लिखी गई है? अभी पढ़ा हमने जस्ट, माई स्टोरी कौन ने लिखी है? कमला दास। कई बार आ गई ये बुक। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय किस भाषा में लिखा गया है? अच्छा, ये तो कुछ नया है। कोई राइटर है पंपा, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है विक्रमा अर्जुन विजय। तो ये कन्नड़ भाषा में है। अब इसमें तो कुछ ज़्यादा याद करने का है नहीं, ठीक है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप याद कर लो। कौन सी भाषा में ये? कन्नड़ में। हाउ आई बिकेम ए हिंदू, कैसे मैं एक हिंदू बना। ये किसकी बुक है? ये सीता राम गोयल की। अच्छा, सीताराम जी की उन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण देख ली होगी, तो उन पर इफेक्ट पड़ा होगा कि हाँ रामायण तो अच्छी है। तो इस तरीके से वो क्या बन गए? वो हिंदू बन गए। हाई, हाँ, हाउ आई बिकेम ए हिंदू, ठीक है। तो सीताराम से कर लो इसको यार। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी है? ये है माइक टाइसन। माइक टाइसन कौन थे? ये अमेरिका के एक बहुत बड़े फाइटर थे, है ना। बॉक्सिंग करते थे ये। पहले फाइटर थे, उसके बाद फिर उनके पास बहुत, पहले बहुत गरीब थे ये, फिर ये फाइटर बने, उनको शौक था फाइटिंग करने का बहुत ज़्यादा। उसके बाद बहुत सारा पैसा आ गया उनके पास। फिर ये थोड़ा सा ड्रग्स वग्स लेने लग गए। उसके बाद में इनका पूरा करियर खराब सा हो गया। उसके बाद इन्होंने फिर फाइटिंग शुरू करी, बहुत सारे मेडल जीते इन्होंने। तो अब ये फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल ये शायद एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। एक्टिंग कर रहे हैं माइक टाइसन। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा इनको। सपोज कौन सी बुक है, जैसे कि कोई फिल्म है एक, उसमें लाइगर, एक मूवी है लाइगर, हो सकता है आपने देखी भी हो। उसमें जब उसकी फाइट होती है लास्ट में, तो वो लास्ट में जो व्यक्ति होता है बहुत तगड़ा फाइटर, वो कौन था? वो यही थे, माइक टाइसन, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन से क्वेश्चन आ गए? एसएससी जीडी 2023। एसएससी जीडी 2023, जो 2023 में आपकी एसएससी जीडी हुई थी, उसमें भी बहुत सारी किताबें पूछी गई हैं। बहुत सारी नहीं, 3 क्वेश्चन है, 76 से हुई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया, केवल 3 ही क्वेश्चन आए हैं। देखो जरा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी? ये की थी भरत मुनि ने, ठीक है। नाट्य शास्त्र ये बेसिकली जो डांस वगैरह है हमारे, क्लासिकल डांस हैं, बहुत सारे फोक डांस भी हैं। तो जो क्लासिकल डांस है उनका जो वर्णन मिलता है, सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये मिलता है नाट्य शास्त्र में। किसने इनकी स्थापना करी? सॉरी, ये नाट्य शास्त्र किसने लिखा? ये लिखा भरत मुनि ने, ठीक है। ये बहुत पहले लिखा गया था संगीत के ऊपर। और बहुत पहले कौन थे? अपने यहाँ कोई सिंगर तो थे नहीं, बहुत अपने यहाँ पहले मुनि हुआ करते थे, है ना। तो ये किसने लिखा है? ये मुनियों ने लिखा है नाट्य शास्त्र। याद कर सकते हो इसको इस तरीके से। नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। सरस्वती जी किसी के पास आएंगे तो क्या होगा? उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा और वो हमेशा सत्य बोलेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट,
अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने का, याद हो गई होगी आपको, पहले से होगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, तो अब एंड करेंगे इसको। मिताक्षरा ग्रंथ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? विरासत क्या दे रहा है ये? विरासत के प्राचीन हिंदू कानून पर एक ग्रंथ, इसके लेखक क्या है? विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन ये आएगा अभी कुछ टाइम में कि मिताक्षरा किसने लिखा? किसने लिखा? ये लिखा विज्ञानेश्वर ने, है ना। और ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये प्राचीन हिंदू कानून के ऊपर इसमें चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। पढ़ लो जरा इसको, थोड़ा सा थ्योरी दी गई है। मिताक्षरा उत्तराधिकार के नियमों यानी बेटे के पैतृक संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार की बात करता है। बेटों के, हाँ, यानी बेटों के पैतृक संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार की बात करता है। और ज्ञातवल्लभ की स्मृति पर आधारित मिताक्षरा जन्म से विरासत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो आप केवल इतना याद करो कि मिताक्षरा किसने लिखी? ये लिखी विज्ञानेश्वर ने, और ये प्राचीन हिंदू कानून के ऊपर लिखा गया एक ग्रंथ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको यहीं एंड करते हैं। तो लगभग 100 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में 100 से लेके 150 तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों वीडियो को आप ठीक से रिवाइज कर लो। अगर आपको ये 100 क्वेश्चन याद हो गए तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।